नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम बात करेंगे अपने निबंध सीरीज के अगले निबंध की। टॉपिक रहेगा हमारा यूपी में डिजिटल प्रशासन और व्यावहारिक कठिनाइयाँ। चूंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल हो रही हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग सुविधा हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे बहुत सारी जो हमारी चीज़ें हैं, गतिविधियाँ हैं जीवन की, सबको डिजिटल रूप में हम देखने लगे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है और ये आवश्यक भी लग रहा है कि आपका यह निबंध आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। वैसे तो हमने आपको लगभग 250 निबंध के आसपास करा दिए हैं। आप उनको ज़रूर देखिएगा। पहले जो निबंध हमने पढ़ाए थे वो आपकी समय शब्द सीमा से काफ़ी ज़्यादा थे। तब हम आपको ये सिखा रहे थे कि निबंध लिखना कैसे चाहिए। आज हम अब जो निबंध पढ़ रहे हैं वो निबंध आपकी समय सीमा में है, शब्द सीमा में है। उसमें कैसे परीक्षण प्रारूप बनेगा, कैसे लिखना चाहिए, उस बात पर हम चर्चा करते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। यही हम उदाहरण के माध्यम से, यही आवश्यक तथ्यों के माध्यम से समझ लेंगे, क्योंकि देखिए निबंध कभी आप रट नहीं सकते हैं। निबंध को लिखने में 3 खंड बनाएंगे। पहला रहेगा प्रस्तावना, जो कि निबंध का परिचय होगा, जिसमें हम यह बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर लगभग 100 शब्द में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मुख्य भाग आएगा जो कि पूरा पूरा आपका पैराग्राफ में लिखा जाएगा। पैराग्राफ में एक पैराग्राफ का दूसरे से कनेक्शन दिखना चाहिए। तथ्यों का यदि प्रयोग करते हैं तो हमारे तथ्य सही सटीक होने चाहिए, गलत तथ्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर जाएंगे और पूरे निबंध का निचोड़ लिख देंगे। सबसे पहले निबंध को लिखने में एक रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा हमें ये मदद करने वाली है कि हम उस निबंध में क्या क्या चीज़ें प्रयोग करने वाले हैं, कौन कौन से विषयों पर, कौन कौन से भागों पर हम बात करने वाले हैं। इससे हमें लाभ ये मिलने वाला है कि हम कम समय में अपना पूरा निबंध तैयार कर सकते हैं, जो कि एक सही सीरीज में भी चलेगा। पहले रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर निबंध को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर यह समझ लेंगे कि निबंध का प्रारूप को लिखना कैसे है, यानी प्रभावशाली भाषा जिसको बोलते हैं वो बनेगी कैसे है। रूपरेखा में पहले हम प्रस्तावना या परिचय भाग पर ध्यान देंगे, जिसमें हम यूपी में डिजिटल प्रशासन की वर्तमान स्थिति देखेंगे। डिजिटल प्रशासन क्या है कि तकनीक के माध्यम से प्रशासन को चलाना, यानी प्रशासन को चलाने में तकनीक का पूरा प्रयोग करना। इसमें हम बात करेंगे प्रमुख अवसर क्या क्या रहते हैं, जैसे पारदर्शिता है, सेवा प्रदान की गति है। देखिए क्या होता है, पारदर्शिता इसलिए है क्योंकि अब चीज़ें लगभग ऑनलाइन हैं। आप उनको अपने स्तर पर उनकी कहाँ तक वो पहुंची हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें हल हुई हैं, उस पर बात कर सकते हैं। ग्रामीण डिजिटलीकरण पर बात करेंगे, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे और डाटा आधारित निर्णय पर बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या आती हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनको लागू किया जाता है तो कुछ न कुछ हमें उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे पहली क्या रहेगी, डिजिटल अवसंरचना की कमी। फिर उसके बाद बात करेंगे डिजिटल विभाजन। विभाजन इसलिए होता है कि देखिए गांव, ग्रामीण स्तर और शहर के स्तर के बीच में जो इंटरनेट की स्पीड की उपलब्धता है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। फिर बात करेंगे तकनीकी कुशलता की समस्या, मतलब उतना ज़्यादा लोग भी कुशल अभी नहीं हैं। साइबर सुरक्षा की इसमें बात करेंगे। भ्रष्टाचार की जो पुरानी संरचनाएं बनी हुई हैं उन पे बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे सेवा पहुंच में क्या असमानता रहती है। फिर चलाई गई पहलों पर बात करेंगे, यानी सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है, क्या और चीज़ें हो सकती है, यानी हल के समाधान की बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष निकाल लेंगे और हमारा निबंध पूरा हो जाएगा। तो ये रूपरेखा हम इस निबंध में आगे प्रयोग करने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि रूपरेखा से निबंध कैसे लिखते हैं। पूरा निबंध आप देखिएगा, समझते चलेंगे, परीक्षा में ऐसे ही लिखना रहेगा। टॉपिक हमारा क्या है, यूपी में डिजिटल प्रशासन, अवसर और व्यावहारिक कठिनाइयाँ। 3 चीजें हैं, 1 2 3, इन पर हमें बात करनी रहेगी। सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जनसंख्या बहुल राज्य के लिए डिजिटल प्रशासन केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता में
संरचनात्मक बदलाव का अवसर है। बदलते समय में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य बन चुके हैं। यानी कहीं न कहीं से चीजें सुगम हुई ही हैं। 2025 तक राज्य ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है, परंतु व्यवहारिक कठिनाइयां भी उतनी ही वास्तविक हैं। इन्हीं अवसरों और चुनौतियों के बीच में यूपी में डिजिटल प्रशासन का मार्ग तय होता है। ये हमने प्रस्तावना लिख दिया। अब हम बात करेंगे मुख्य भाग की। तो यूपी में डिजिटल प्रशासन की वर्तमान स्थिति मिश्रित लेकिन प्रगतिशील है। जो अभी की स्थिति है प्रगतिशील है, यानी धीरे धीरे एक न एक कड़ी इसमें रोज जुड़ती चल रही है। ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, नागरिक शिकायत निवारण तंत्र और पुलिस सिस्टम के डिजिटलीकरण ने एक नई प्रशासनिक संस्कृति को जन्म दिया है। जैसे एक बात समझो, आपको मान लो जाति आय बनवानी है। पहले क्या था, पूरा रिकॉर्ड के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से होता था। अब आप उसको ऑनलाइन भर भी सकते हो और ये भी देख सकते हो कि आपका कहाँ तक पहुँचा है। ऐसे ही भूमि के मामले में देखते हैं तो पहले भूमि रिकॉर्ड निकलवाना बहुत कठिन था। सब कागज पर था तो उसमें कई बार इधर की उधर चीजें भी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, आप सही डाटा को आप हमेशा देख सकते हो, सही डाटा को प्राप्त कर सकते हो, जिसमें हेर फेर की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती जा रही हैं। बड़े भूभाग और विविध आबादी के कारण परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी दिखती है, पर दिशा निश्चित रूप से आगे की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, चूंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है इसलिए आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो सबको तुरंत एकदम तो नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। डिजिटल प्रशासन का सबसे बड़ा अवसर पारदर्शिता में वृद्धि है। परंपरागत व्यवस्था में फाइलों के अटकने, आदेशों के अस्पष्ट रहने और सूचनाओं के अनुपलब्ध रहने से भ्रष्टाचार बढ़ता था। डिजिटल पोर्टल इस समस्याओं को कम करते हैं, क्योंकि हर प्रक्रिया दर्ज होती है और नागरिक सीधे ट्रैक कर सकते हैं। अब जो चीज़ आप ट्रैक कर रहे हो उसमें तो गड़बड़ नहीं किया जा सकता ना, उसमें तो वो कहाँ तक कितना चीज़ संपन्न हुई है वो आप बाकायदा देखते जा रहे हैं। इससे जनता का विश्वास मजबूत होता है। दूसरा बड़ा अवसर सेवा प्रदान की गति है। प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास या अन्य आवश्यक सेवाएं अब डिजिटल आवेदन और सत्यापन के माध्यम से तेजी से उपलब्ध होती हैं। इससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भटकाव और दलाल प्रथा कम हुई है। देखिए, जैसे मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग कराते हैं, आपके जो वैसे जीएस के पेपर हैं उनके बारे में भी विधिवत बात करते हैं। निबंध तो आपके चल ही रहे हैं। यदि आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीजें मिलती रहें। तीसरा अवसर ग्रामीण डिजिटल का बढ़ता दायरा है। कॉमन सर्विस सेंटरों, पंचायत स्तर के डिजिटल कॉर्नर और मोबाइल इंटरनेट की पहुंच ने दूर दराज के नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में मदद की है। यानी देखिए, इंटरनेट ने ही तो सबको जोड़ रखा है। अब ये सुविधाएं गांवों तक पहुंचने लगी हैं, गांवों में भी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि व्यक्ति अपनी जानकारी खुद प्राप्त कर सकता है। अब उसको बार बार किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा अवसर डेटा आधारित प्रशासन का उभार है। योजनाएं अब अनुमान पर नहीं, डेटा पर आधारित होकर बेहतर लक्ष्य निर्धारण करने और संसाधन वितरण सुनिश्चित करती हैं। साथ ही ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों को जोड़कर समन्वित शासन की दिशा खोलते हैं। हालांकि इन अवसरों के समानांतर कई व्यवहारिक कठिनाइयां भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी कठिनाई डिजिटल अवसंरचना की असमान गुणवत्ता है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की गति, नेटवर्क स्थिरता और बिजली की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। देखो क्या है भाई, सुविधा है, मान लो आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मोबाइल है, अच्छा, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है तो आप डिजिटल नहीं हो सकते हैं। तो आप नेटवर्क के मतलब आप नेट की चीज़ों से जुड़ ही नहीं सकते हैं, आप अपनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने अधिकारों को नहीं जान सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बनी हुई है। इससे ऑनलाइन सेवाएं सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी समस्या डिजिटल विभाजन है। काफ़ी आबादी आज भी स्मार्टफोन, डिजिटल पहचान, ऑनलाइन भुगतान और पोर्टल उपयोग की जानकारी से दूर है।
इससे सेवा का उद्देश्य जो है सीमित हो जाता है। तीसरी चुनौती क्या है? सरकारी कर्मचारियों की तकनीक कुशलता है। डिजिटल प्रणालियों का प्रभाव तभी बढ़ता है जब प्रशासन उन्हें सक्षम रूप से समझे और अपनाए। देखो, जब चीजें समान रूप से सब तक पहुंचे तब तो उसका कोई एक फायदा है, तब तो उसका कहीं हमें एक लाभ दिखता है। पुरानी आदतें डिजिटल बदलाव को धीमा करती हैं। चौथी समस्या क्या है? साइबर सुरक्षा को लेकर के है। बढ़ते डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन भुगतान और संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रणाली आवश्यक है। छोटी चूक भी बड़े स्तर का नुकसान पहुंचा सकती है। फिर इसमें अगली देखते हैं, पांचवी कठिनाई क्या रहेगी? भ्रष्टाचार की पुरानी संरचनाएं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म भ्रष्टाचार को कम करते हैं लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार प्रक्रियाएं हाइब्रिड मोड में रहती हैं। फाइलों को अंतिम रूप से अभी भी मैनुअल रूप से देखा जाता है। अगली समस्या सेवा पहुंच में असमानता है। कुछ नागरिक ऑनलाइन सेवाओं का पूरा लाभ उठा लेते हैं, जबकि गरीब, बुजुर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदाय पीछे छूट जाते हैं। अभी पूरा समाज एक साथ उस चीज को नहीं प्रयोग कर पा रहा है, नहीं तैयार हो पा रहा है। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। ई डिस्ट्रिक्ट, ई चालान, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, यूपी कॉप ऐप, जन सुनवाई पोर्टल, ऑनलाइन शिक्षण परीक्षा प्रणाली, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं। इनसे डिजिटल प्रशासन की संरचना जो है मजबूत हुई है, पर इन्हें व्यापक बनाने की भी आवश्यकता है। यानी व्यापक कैसे? कि इसका प्रयोग हर व्यक्ति कर पाए। आगे का रास्ता स्पष्ट है। डिजिटल अवसंरचना को गांव-गांव तक मजबूत करना, नागरिकों और कर्मचारियों दोनों का डिजिटल प्रशिक्षण बढ़ाना, साइबर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था बनाना और सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। साथ ही कमजोर वर्गों के लिए सहायता केंद्र और डिजिटल सहायता कर्मियों की नियुक्ति से सेवा पहुंच में असमानता भी कम की जा सकती है। अंततः यूपी में डिजिटल प्रशासन एक बड़े परिवर्तन का माध्यम है। अवसर व्यापक हैं, चुनौतियां वास्तविक हैं, पर दिशा सकारात्मक है। यदि तकनीक को सरलता, पारदर्शिता और लोकहित के साथ जोड़ा जाए तो डिजिटल प्रशासन भविष्य में उत्तर प्रदेश के शासन तंत्र को अधिक सक्षम, तेज और जन केंद्रित बना सकता है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अगर आपको ठीक लगा है तो आप लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।